ये टीका का दो को टीका लगाए। मेरी लड़ाई अपने लिए नहीं है। अगर हमको लड़ना रहता तो हम 6 साल का चुनाव लड़ते थे। ये को तो माता कहो दूसर पिता के। जब आप देखते हैं कि इतने बड़े विभाग में कोई व्यक्ति राज करता है और जब वो गर्व से कहता है कि जो मैं चाहूंगा वही तुरंत में होगा, तो आपको काहे लोग वोट देंगे? आपको 17 को कैंडिडेट है तो आपको क्यों वोट दें? तो 1,56,000 मतदाताओं को फैसला लेना है कि आप गिरफ्तार हैं, आप कैद है या आप आजाद है। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? आज पटना के मीडिया से लेकर दिल्ली तक मीडिया में गलियारों में तिरहुत की चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे संघर्ष की गाथा है। आपको पीछे से कई दल भी सपोर्ट कर रहा है, ऐसा है क्या? डीएम एसपी कलेक्टर को लगा एक फोन पे बात करते हैं और समस्याएं होती है तो ट्वीट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं। आप लड़ रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर से, तुरंत मेरे गिरफ्त में है और मैं जो चाहूंगा तुरंत वही फैसला लेगा। तो क्या है ऐसा आप में कि मैंने सारे दल के नेता जो है बड़े बड़े नेता? अब जानते हैं कि वो दौर था जिस दौर में मेरे पिताजी राजनीति में भी त्याग करके आए थे, अपने सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। तो रामेश्वर महतो जो छोड़ दिए, जिन्होंने छोड़ दिया जेडीयू, वो भी आप ही के नाम से कोई चिट्ठी उठी जा रही? हमारे युवा बेरोजगार, हमारे युवा भटक रहे हैं, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। किसके गिरफ्त में है, नाम बताइए ना। तो आदरणीय नीतीश कुमार जब नालंदा गया और राजगीर का विकास करते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार के केंद्र बिंदु में विकास पुरुष नजर आते हैं। तिरहुत के कैद कर लिए, कहीं तिरहुत आदमी थोड़े है। और राजनीति में लोग लंबे पीरियड तक काम करने वाले पलटते हैं। कौन ऐसा राजनेता है बनने की कोशिश में रहा है जो 2 महीने में पलट गया? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। मेरे बगल में दाहिने तरफ बैठे हैं राकेश रोशन। राकेश रोशन सिंह हैं, लेकिन सिंह हटा दिए हैं। जैसे कन्हैया भेलारी कैसे नाम बने हम भी कन्हैया सिंह हैं। आज सिंह सिंह की लड़ाई है, भिड़ंत है। और ये जो है जंग में है तिरहुत के। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से ये कैंडिडेट हैं। वहाँ 17-18 को कैंडिडेट, वहाँ शायद 18 को पूरा रहे। उसमें कोई राजेश एक रंजन थे, वो नहीं रहे। जी, राजेश कुमार रोशन जी, जो उनका देहांत हो गया और वो बेचारे नहीं रहे और उनके 17 कैंडिडेट हैं जी। तो 17 कैंडिडेट हैं। हमने बुलाया कि आइए स्टूडियो में आपसे बातचीत करते हैं, बेचारे आगे। तो सबसे पहले राकेश रोशन जी, हम स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये टीका का दो को टीका लगाए? नहीं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोले कि माता का दर्शन करना था, तो सुबह सुबह हम लोग माता का दर्शन करने गए थे और माता का आशीर्वाद लिए। और ऐसा भी हम माता सीता के जननी के लोग हैं, तो हमको माता का आशीर्वाद मिलता ही रहता है। ये को तो माता कहो दूसर पिता के। हाँ, पिताजी के भी आशीर्वाद लेने के। पिताजी हमारे नहीं है, आपको पता है कि मेरे पिताजी खुलेआम हत्या कर, ब्रिजनाथ सिंह को कौन नहीं जानता है। तो उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उनका भी आशीर्वाद मुझे है। ये लगता है फरवरी 2016 में। जी, 5 फरवरी 2016 को कुछ आपराधिक लोगों के द्वारा उनको AK-47 से हत्या कर दी गई थी। उस क्रम में मेरी माँ को भी गोली लगा था, मेरे भाई को भी गोली लगा था। तो तो सब पकड़े भी गए थे। जी, अपराधी पकड़े भी गए और जेल में भी है। कुछ लोगों की हत्या हो भी गई, पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। तो अपराधी है, तो उन पर तो पुलिस कार्रवाई कर। बताइए कैसी लड़ाई है तिरहुत की? जहाँ तक आप देख रहे हैं कि तिरहुत कहीं ना कहीं छुप गया था। तिरहुत किसी की गिरफ्त में आ गया था। तिरहुत को किसी ने कैद कर लिया था। उस तिरहुत के कैद कर लिया। कहीं तिरहुत आदमी थोड़े है। जब हिंदुस्तान तो आदमी नहीं था, भारत तो आदमी नहीं था, लेकिन भारत को कैद अंग्रेजों ने किया था, अपने गिरफ्त में लिया था और गुलामी की जंजीरों से जकड़ा गया था हिंदुस्तान। लेकिन जब अंग्रेजों ने कैद किया तो उन गौरी अंग्रेजों को हमने भगाने का काम किया। तो उसी प्रकार जब देखते हैं कि विधान परिषद का चुनाव होता है, एक बड़ा चुनाव है जिसमें 28 विधानसभा का क्षेत्र, 5 लोकसभा का सीट है। लेकिन जब देखते हैं कि मैंने 28 विधानसभा और 5 लोकसभा, 4 जिले हैं। जब आप देखते हैं कि इतने बड़े विभाग में कोई व्यक्ति राज करता है और जब वो गर्व से कहता है कि जो मैं चाहूंगा वही तुरंत में होगा। जब अभी किसी न्यूज चैनल में कल के बाइट में आया था कि तुरंत मेरे गिरफ्त में है और मैं जो चाहूंगा तुरंत वही फैसला लेगा, तो कहीं ना कहीं तिरहुत स्नातक के 1,56,000 मतदाताओं के किस्मत का किसके गिरफ्त में है, नाम बताइए ना। आदरणीय देवेश बाबू कहते हैं कि हमारे गिरफ्त में तिरहुत है, तो 1,56,000 मतदाताओं को फैसला लेना है कि आप गिरफ्तार हैं, आप कैद है या आप आजाद है। उनको फैसला लेने का स्वतः अधिकार है और संवैधानिक अधिकार के रूप में आप जानते हैं कि हम लोगों को 2 वोट देने का अधिकार है। जैसे मैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र का मतदाता हूँ, लेकिन जिनकी बात करते आदरणीय देवेश बाबू ने जिस उम्मीदवार को लाया है, चुनाव लड़ा है, वह तिरहुत स्नातक मतदाता का उम्मीदवार नहीं है। अभिषेक झा। हाँ, जो भी है, तो हमको नहीं पता है कौन है, लेकिन मेरी लड़ाई आदरणीय देवेश बाबू के 22 साल की दुर्दशा जिस तरह से तिरहुत में की है। आप लड़ रहे हैं देवेश
चंद्र ठाकुर से। 22 साल वही राज किए हैं, आखिर लोग उन्हीं के नाम पे वोट मांग रहे हैं ना। जो लोग नए आए हो तो लोग उनके नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। हमने अपने मत का उपयोग करके उनको चुनाव जिताया था, लेकिन हमारे मतों को लेकर उन्होंने तिरहुत के 22 वर्षों में वो दुर्दशा किया है कि आने वाला पीढ़ी उनको माफ नहीं करेगी। जब आप देखते हैं कि दरभंगा का जिस तरह से विकास हुआ, एयरपोर्ट, एम्स हुआ, जैसे आप देखते हैं पटना, गया, नालंदा और राजगीर, चकाचौंध शहरें दक्षिणी बिहार में हो गई है, कहीं ना कहीं उत्तरी बिहार के साथ छल किया गया है। उसके जब छल किया गया तो आदरणीय नीतीश कुमार जब नालंदा, गया और राजगीर का विकास करते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार के केंद्र बिंदु में विकास पुरुष नजर आते हैं। लेकिन जब आप उत्तरी बिहार की तरफ जाते हैं, गंगा के उस पार जाते हैं और जब देखते हैं कि गरीबी वो चरम है, रोजगार का कोई माध्यम सृजन नहीं किए गए, यूनिवर्सिटियां वहीं के वहीं रह गए जो अंग्रेजी शासनकाल में बनाए गए थे और एक भी यूनिवर्सिटी दोबारा नहीं बनी। आज आप देखते हैं कि बच्चे 3 साल के कोर्स को 6 साल में करते हैं। कोई स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके लिए बच्चे तिरहुत के आसपास किसी इलाकों में, मुजफ्फरपुर में भी इलाज करा सके। दिल्ली और पटना पर निर्भर है। तो आपको काहे लोग वोट देंगे? आपको 17 को कैंडिडेट है तो आपको क्यों वोट दें? सबसे बड़ा कारण है कि हम इसलिए वोट हमको देंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तिरहुत की बात कौन कर रहा है? तिरहुत के लिए आगे का एजेंडा किसका है? कौन तिरहुत के विकास की बात करेगा? कौन तिरहुत के लिए लड़ रहा है? कौन इसने तिरहुत के लिए त्याग दिया? आप जहां तक आप जानते हैं कि हम किसी दल में भी थे, उस दल का त्याग करके हम तिरहुत की बात करने के लिए आए। हम 10 साल चाहते हैं कि तिरहुत में ऐसी व्यवस्था बने जो हमारा तिरहुत उससे छूट गया है। और मेरे वोट देने का सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने राजनीतिक क्षेत्र में 9 साल काम किया है। हम लोग आईटी सेल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। आईटी सेल के माध्यम से हमने 5000 लड़कों को जोड़ा और आप जब देखते हैं सोशल मीडिया पे हमारे द्वारा जोड़े गए लड़के आज कम से कम इतने प्रभावशाली हो गए हैं, डीएम एसपी कलेक्टर को लगा एक फोन पे बात करते हैं और समस्याएं होती है तो ट्वीट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं। तो हमने समाज में वो विकृति जो आवाज कहीं ना कहीं समाज के युवाओं को दब गई थी, दलित महादलित के बच्चे सबसे ज्यादा आप देखते हैं लोजपा रामविलास में है। उस लोजपा रामविलास में हमने आईटी सेल के स्थापना की और आईटी सेल के माध्यम से उन दलित और पिछड़े और दलित बच्चों को आगे लाकर मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। जब आप देखते हैं कि मेरी लड़ाई अपने लिए नहीं है। अगर हमको लड़ना रहता तो हम 6 साल का चुनाव लड़ते। जो दलों के उम्मीदवार है, समर्थित दलों के उम्मीदवार है, वो कहीं ना कहीं किसी प्रभावशाली व्यक्ति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी से त्याग पत्र देके मैं तिरहुत के लिए काम करने आया हूँ। मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। फिलहाल में मुद्दा क्या है वहां पे? मुद्दा है कि 22 वर्षों में तिरहुत में कुछ नहीं हुआ। सेशन जो शिक्षण संस्थान है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है सुचारू रूप से। और जब देखते हैं कि जो लड़के युवा वर्ग हैं, छात्र वर्ग हैं, बुजुर्ग पीढ़ी है, बेरोजगारी का वो चरम है तिरहुत में कि आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में देखिएगा 26 में 10 लाख बेरोजगार नजर आएंगे तिरहुत में। क्यों? स्नातक वोटर को वोट बनने से वंचित रखा गया है। इस पहले बनते थे 98,000 वोट, आज बने 1,56,000 वोट। मेरे चुनाव लड़ने से अगर वोट की संख्या सीधे 60,000 बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं तिरहुत वासी समझ चुके हैं कि तिरहुत के चुनाव में किस व्यक्ति ने आकर तिरहुत के चुनाव को एक ओपन चुनाव कर दिया, खुला वातावरण में चुनाव हो रहा है। आज पटना के मीडिया से लेकर दिल्ली तक मीडिया में गलियारों में तिरहुत की चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे संघर्ष की गाथा है। हम चाहते हैं कि तिरहुत की चर्चा हिंदुस्तान के पटल पे हो। सुनने में आता है कि आपको पीछे से कई दल भी सपोर्ट कर रहा है, ऐसा है क्या? पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम जब हम कहीं जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नाम लेंगे पॉलिटिकल पार्टी का? नाम क्या लेना, लोग हमको मदद कर रहे हैं तो कर रहे हैं और हमारे साथ है, हमारे पारिवारिक संबंध है, हमारे राजनीतिक संबंध है और वो सब दलों के गठबंधन के नेता भी चाहते हैं कि तिरहुत के विकास करने वाला कोई बच्चा आया है, इसको तिरहुत की आवाज बनाए, मजबूती से हमारे साथ लगे हैं। और देखिएगा ऐसा कम मिलता है उम्मीदवार जिसका मतलब पैरवी जो है बड़े बड़े नेता मैंने सारे लगभग दल के कि नहीं भाई आप लोग जरा इनके बारे में कुछ बोलिए, लिखिए। तो क्या है ऐसा आप में कि मैंने सारे दल के नेता जो है बड़े बड़े नेता? देखिए, मैं एक त्यागी बलिदानी परिवार से आता हूँ। ये तो आपको पर्सनली हमारे परिवार के बारे में पता है। मेरे पिताजी न विधायक रहे, न सांसद रहे, न मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए, दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए जो काम किया आज भी 9 साल बाद भी उनको याद रखते हैं लोग। तो जब बिजनाथी सिंह को सब जानते हैं तो बिना पद पर रहे हुए जानते हैं। तो उस परिवार से हैं। मेरे परिवार में मेरे पिताजी मुखिया रहे, मेरी माँ मुखिया है, मेरी चाची प्रमुख रही। लेकिन जब जानते हैं कि मुखिया के हाथ में शिक्षक को नौकरी देना था तो हमारे परिवार में आज भी एक शिक्षक नहीं, जबकि मैं स्नातक पास, मेरी बहन 4 बहन चारों स्नातक पास, मेरा भाई छोटा भाई स्नातक पास, मेरी माँ स्नातक पास, मेरे परिवार में 40 वोटर है स्नातक पास है। और आप बताइए उसमें से एक भी नौकरी शिक्षक को नहीं दिया मेरे पिताजी। जबकि आप देखिए राजनीतिक गलियारों में उठा कर देख लीजिए, बिहार में शायद ही वो कोई पहला मुखिया बना होगा जिसके परिवार में शिक्षक नहीं है।
आप देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मात्र बिहार में एक ऐसा मेरा परिवार है जो लगातार 25 वर्षों तक मुखिया पद पर रहते हुए, 10 वर्षों प्रमुख रहते हुए भी आज तक मेरे परिवार में एक भी शिक्षक नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमेशा लोगों को देने का काम किया है। जहां तक अभी आज भी चलिए शिवर सीतामढ़ी में हम जाते हैं तो कहते हैं लोग कि पिताजी, आपके पिताजी जेल में मदद किया। हम बोले जेल में कैसे मदद करेंगे? तो जब हम जेल में जाते थे तो खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था वो करते थे। आज हम उनके पदचिन्हों पर चल के मुखिया हैं, जिला परिषद विधायक है। कितने विधायक मेरे पिताजी के नाम से बने हैं। अब जानते हैं कि वो दौर था जिस दौर में मेरे पिताजी राजनीति में भी त्याग करके आए थे, अपने सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। वो बिहार पुलिस में भी थे और नौकरी छोड़कर बिहार पुलिस का और राजनीति में आकर लोगों के अन्याय, उस समय के शासक के खिलाफ में अन्याय के लिए लड़ाई की थी। तो जब जानते हैं कि हम उस परिवार से भी आते हैं, 9 सालों में हमने जमीन पर काम किया, लोगों को जोड़ा है। चिराग पासवान जी के बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान हमने ही कहा था कि भैया आप इसमें माता सीता का वर्णन कीजिए। माता सीता का वर्णन करने का मतलब क्या था कि माता सीता का भव्य मंदिर बनाएंगे जो बिहारी फर्स्ट। आपने ये सलाह दी थी। हाँ, और आज देखिए कि मात्र 4 वर्षों के बाद माता सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 500 करोड़ अलॉट हुए हैं। आदरणीय लवली आनंद जी का एक पत्र जारी हुआ जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा, कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। तो हम आपके चैनल से मांग करते हैं कि बहुत अच्छी बात। अभी तो रामेश्वर महतो जो छोड़ दिए, जिन्होंने छोड़ दिया जेडीयू, वो भी आप ही के नाम से कोई चिट्ठी उठी जा रही। जैसे कि देखिए, मेरा एक बात छूट गया था। जैसे हम चाहते हैं कि जैसे भगवान राम के यहाँ अयोध्या एयरपोर्ट बनाएगी, अयोध्या रेलवे लाइन बनाएगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि माता सीता का राम भगवान के बराबरी का अर्धांगिनी है, तो आधा भाग मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी में भी एयरपोर्ट बने, रेलवे स्टेशन बने, क्यों बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए माता सीता को भी। तो हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी में बने। अब जहाँ तक रामेश्वर महतो जी का बात है, रामेश्वर महतो जी मेरे पिता तुल्य है। उन्होंने जो कुर्बानी दी है तिरहुत के आवाम के लिए, तिरहुत के स्नातक वोटरों के लिए, तिरहुत के दलित अति पिछड़ा और पिछड़ो समाज के लिए, क्योंकि वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं और उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो वर्तमान के सांसद है उनके द्वारा लगातार लोगों के साथ प्रताड़ना करी जा रही है। दलित अति पिछड़ों के हक मारी की गई। आप भी जानते हैं कि सीतामढ़ी का सीट इतिहास काल से आज तक अति पिछड़ा और पिछड़े ही लड़ते आए हैं। लेकिन क्यों, किस कारण से अति पिछड़ों के सीट पर जाके कुंडली मार के बैठ गए? कहीं ना कहीं हक मारी हुई ना। सब लोग, आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि संविधान में बराबर का अधिकार है, जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी। फिर वहाँ कहाँ चली गई थी उनकी भागीदारी? तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि तिरहुत में कुछ हुआ ही नहीं, उधर जो जिस दल में आप थे वहाँ से छोड़ करके आप चले आए, चूंकि चुनाव लड़ना था। तो वो भी तो करें कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। वो अब नारा तो पुराना हो गया है। वो नारा गढ़ने वाले आदरणीय प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं आप। वो तो खुद कहते हैं कि 1200 परिवारों में से हम टिकट नहीं देंगे। जिन 1200 परिवारों को लोगों को कहा था जिनके बाप दादा विधान परिषद विधायक रहे, सांसद रहे हैं, उनको टिकट नहीं देंगे। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी, आप बताइए कि उन 1200 परिवारों को आपने टिकट दिया कि नहीं दिया? आप तिरहुत में किसको टिकट दे रहे हैं? जवाब देना चाहिए उनको। और जब वो बैकग्राउंड में महात्मा गांधी की, बापू की तस्वीर लगा के वादा करते हैं बिहार की जनता से कि उन 1200 परिवारों को टिकट नहीं देंगे, तो बापू के साथ खिलवाड़ किया, बापू को फोटो लगा उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया गया। और राजनीति में लोग लंबे पीरियड तक काम करने वाले पलटते हैं। कौन ऐसा राजनेता है बनने की कोशिश में रहा है जो 2 महीने में पलट गया? और जहां तक बात करते हैं त्यागी बलिदानी का, तो आप बता दीजिए कि आज भारत के संविधान के अनुसार आप देखते हैं कि मंडल आयोग की गठन बीपी सिंह ने किया था। बच्चों को पता है कि मंडल आयोग को लाने वाले बीपी सिंह थे। जब प्रशांत किशोर जी मीडिया में बैठ देकर कहते हैं कि नहीं, मंडल आयोग का गठन पीवी नरसिम्हा राव ने किया था, क्या ये सवालिया निशान उनके काबिलियत पर नहीं निर्भर करता है? जब मंडल आयोग लाने वाले बीपी सिंह के समाज के लोगों ने उनको नकार दिया था, आज की सरकार बीपी सिंह के वो मंडल के आधार पर टिकी हुई है। तो फिर बीपी सिंह को भी भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और जब भगवान राम, प्रभु श्री राम ने जातिगत आधारणा पर नहीं और सभी समाज को, लोगों को जोड़कर जिस तरह से अताई रावण का वध किया था, आज आप कहना चाहते हैं कि मंडल आयोग लागू किया था बीपी सिंह ने, गठन तो किया था मोरारजी देसाई ने, लेकिन लागू किया था बीपी सिंह ने। लेकिन वही प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नहीं, वो लागू किया था बीपी नरसिम्हा राव। तो कहीं ना कहीं उनकी जातिगत भावना दिखती है। तो बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जाति के साथ साथ पलटने में बहुत माहिर हो गया है। अब तत्कालिक रूप से वो पलट गए। और जिसकी संख्या, जितनी भागीदारी के आधार पर भी बात कीजिएगा तो अब देख लीजिए तिरहुत में स्नातक वोटरों की संख्या कितनी है और किसकी कितनी संख्या है। और संख्या के आधार पर वोटर्स भी नहीं बने। सवालिया निशान है ना कि अगर संख्या के आधार पर वोटर बन जाएंगे तो सवाल सरकार से की जाएगी, इतनी बेरोजगारी बिहार में कैसे? और जब बेरोजगारी का आंकड़ा आएगा तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए, सरकार, अगर आप बताइए, आपके घर, आप बहुत गरीब हो, आपको अपना घर का, आप अपने घर में अपने अन्न के लिए तरस रहे हो, तो आप किसी को दान करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कौन दिमाग दिया डोमिसाइल नीति? हमारे युवा बेरोजगार, हमारे युवा भटक रहे हैं, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे युवा परेशान है, पढ़ लिख के स्नातक लाखों लाख वोटर इधर उधर भटक रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं। फिर आप शिक्षक की नौकरी देते हैं डोमिसाइल नीति ला के। क्यों अचानक आपका आत्मा क्यों बदल गया? तो कहीं ना कहीं जब हमारे घरों में, अगर आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु, केरला,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन शहरों में जब आप डोमिसाइल नीति लागू होती है तो उससे फायदा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है कि वहां बच्चे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का नौकरी करते हैं, तो 40,000 नौकरी करने के लिए वहां के बच्चे नहीं बैठे हैं, तो वहां पे उन सीटों पे खाली रहता है। जैसे आप देखिए मजदूर वर्ग, आप तमिलनाडु के लोग हमारे यहाँ से क्यों पलायन करते हैं? क्योंकि यहाँ पे 12,000 का नौकरी मिलता है। यही मजदूर जब श्री मिठाई में चेन्नई में काम करता है तो उसको 25,000 मिलता है। तो आप ही बताइए कि 40,000 की नौकरी बिहार में आसान है, लेकिन यही शिक्षक वर्ग की नौकरी जब आप तमिलनाडु में जाते हैं तो उसको 1,80,000 मिलता है। और तमिलनाडु के बच्चे 80,000 में भी काम करने को तैयार नहीं। क्यों? उनको सॉफ्टवेयर फील्ड का जानकारी है, वो IT इंजीनियर है, और उनको बाहर से फंड आता है, फॉरेन कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट आता है उस पर उनको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है साल का। तो वो क्यों काम करेगा? तो वहाँ डोमिसाइल नीति लगेगी तो बच्चों को फायदा होगा, और वहाँ के बच्चों को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा। यहाँ तो हमारे बच्चे भीख मांग रहे हैं, हमारे युवा तरस रहे हैं, हमारे युवा पोल्ट्री फार्म खोल के काम कर रहे हैं, नौकरी कहाँ है? फिर आप डोमिसाइल नीति लाके आप देखिए 1.25 लाख यूपी के लोगों को भर दिया, और विपक्ष विरोध नहीं करती है। क्यों करेगी विपक्ष विरोध? उनको तो यूपी में भी सरकार बनानी है, उनको तो कर्नाटक में भी सरकार बनाना है, उनको तो झारखंड में भी सरकार बनाना है। लेकिन इन पार्टियों से आजिज होकर हमने फैसला लिया कि हम अपने लोगों की बात करेंगे। हम डोमिसाइल नीति का पूरी पुरजोर विरोध करते हैं। जब हमारा घर भर जाएगा तब हम किसी को घुसने दें। हमारे लोगों को नौकरी मिल जाएगा, जब हमको लगेगा कि नहीं अब हमारे लिए परिपूर्ण व्यवस्था है, तो हम डोमिसाइल नीति ओपन करेंगे, लोग आए नौकरी करें हमारे यहाँ। लेकिन इन सब नीतियों को देखते हुए मुझे दलों का जो बंधन लगता है, मुझे उस बंधन में निराश नहीं आया, और मैं चाहता हूं कि अपने जवानी का दिन 9 साल चिराग पासवान जी को दिया। अब चाहता हूं कि मैं तिरहुत के लिए काम करूं, तिरहुत की बात करूं, और तिरहुत में क्या हो सकता है, विकास की योजनाएं कैसे लाया जा सकता है, कैसे सरकार को जागरूक किया जा सकता है, कैसे केंद्र सरकार को उस पटल पर ध्यान आकर्षण कराया जा सकता है, इन चीजों पर मैं काम करना चाहता हूँ। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? जीतने के बाद सबसे पहला काम एक आम मैनिफेस्टो बनाएंगे जनता से पूछकर, और किन किन योजनाओं पे जनता चाहती है कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, उन योजनाओं को सदन में रखने का काम करेंगे। आप भी जानते हैं कि एक MLC बहुत बड़ी पार्टी हॉस्पिटल, एम्स नहीं बना सकता, एयरपोर्ट नहीं बना सकता, लेकिन जनचेतना जागृत कर सकता है। जैसे हमने माता सीता का भव्य मंदिर बनवाया है जनचेतना बना के, वैसे जनचेतना जागृत हो जाएगी, और 1.5 करोड़ लोग जब मेरे साथ एक मुश्त खड़े हो जाएंगे तो बदलाव तिरहुत में होना ही होना है। हम आपके माध्यम से तिरहुत का स्नातक 1,56,000 स्नातक मतदाताओं से अपील भी करते हैं, इस बार आप तिरहुत के बदलाव के लिए, तिरहुत की आवाज बनाने के लिए एक बार मुझे 1 साल का मौका दे, मैं आपके लिए तन मन धन से खड़ा रहूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके राकेश रोशन जी। आपने सुना तिरहुत के लिए बहुत कुछ करने की योजना है इनके मन में, दिमाग में। तो देखिए सफल होते हैं कि नहीं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कैसा लगा इंटरव्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।